हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय कृष्ण शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं कैट 2025 स्लॉट 2 में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में। ओवरऑल अगर सेक्शन की हम बात करें तो ये एक मॉडरेट लेवल का सेक्शन था। ज्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो कंसेप्चुअल बेस्ड थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व थी। इन क्वेश्चंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी ए क्वेश्चन जिन्हें हम राउंड 1 क्वेश्चंस कहते हैं, कैटेगरी बी जिन्हें हम राउंड 2 क्वेश्चंस कहते हैं, और कैटेगरी सी राउंड 3 क्वेश्चंस जिन्हें हम कहते हैं। क्वेश्चंस को देखते ही हमें ये जज करना होता है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर वो ए कैटेगरी क्वेश्चंस हैं तो उनको अभी करना है, इमीडिएटली उनको करिए और एक टारगेट लेके उनको अटेम्प्ट करना होता है। कैटेगरी बी क्वेश्चन जिनको बाद में करना होता है, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको मालूम है कि आप इन्हें आंसर कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, थोड़ा कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा, थोड़ा लॉजिक बिल्ड करने की जरूरत पड़ेगी। कैटेगरी सी क्वेश्चन जिन्हें देख के आपको मालूम है कि या तो ये क्वेश्चंस होंगे नहीं, और अगर होंगे तो इनमें काफी समय लग सकता है, गलती होने के चांसेस हैं। इन्हें जनरली हम लास्ट राउंड के लिए प्लेस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। लेट ए बी सी डी ई एफ बी अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, सारे इंटरनल एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। P and Q be the midpoints of AB and CD respectively, then the ratio of the areas of trapezium PBCQ and hexagon ABCDEF is। ये हमारे पास में एक रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF। P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है CD का। हमने P को Q से कनेक्ट किया तो हमें PBCQ, ये जो ट्रेपेजियम बना है इसका एरिया, और जो रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF, इसके एरिया का कंपैरिजन करना है ना। अगर हम बात करते हैं एक ट्रेपेजियम की, तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो यहां पर अगर हम इस ए वर्टेक्स को डी वर्टेक्स से कनेक्ट कर दें तो हमें मालूम है, अगर हम रेगुलर हेक्सागन की साइड की लेंथ को क्या लेंगे? x लेंगे। तो ये जो एडी लेंथ आई है ये लॉन्गेस्ट डायगोनल कहलाता है रेगुलर हेक्सागन का, और इसकी लेंथ क्या होती है? 2x। क्योंकि p और q मिड पॉइंट है, ये लेंथ हम आराम से निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दें तो ये लेंथ हो गई है 1.5x। व्हाट अबाउट द हाइट? अगर हम यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये जो हाइट है यहां से यहां तक, ये टोटल हाइट का हाफ होगी। तो अगर हम पहले कंपैरिजन करें दो ट्रेपेजियम के एरियाज का, PBCQ और ABCD का, तो PBCQ का एरिया हम कहेंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये है x प्लस 1.5x, और इसे हम इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है CH, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेपेजियम ABCD की, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज x प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गया है 2h। यहां पर ये हाफ से हाफ हम कैंसिल कर सकते हैं, h यहां से कैंसिल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर पे 2 बचेगा। 1 और 1.5 ये मिलके हो गया है 2.5x, और 2 and 1 ये हो गया है 3x। अगेन हम x से x कैंसिल कर सकते हैं, 2.5 डेसिमल हटा दें, नीचे 10 आ जाएगा। 5 टाइम्स 5 2 टाइम्स, तो ये रेशियो हो गया है 5/12। ना ये जो ट्रेपेजियम ABCD हमारे पास आया है, ये कैसे आया है? जब हमने A को D से कनेक्ट किया है। तो यहां पर ये वाला जो एरिया होगा ये रेगुलर हेक्सागन के एरिया का हाफ होगा। तो अगर हम रेगुलर हेक्सागन के एरिया की बात करें, ट्रेपेजियम का एरिया अगर 12 है तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया इसका डबल होगा, यानी कि 24 होगा। देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा? 5:24। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सपोज A B C आर 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। तो हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 3 टाइम्स AC 8 टाइम्स A प्लस B के इक्वल है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। 3 टाइम्स AC 8 टाइम्स
ए प्लस बी के इक्वल है। तो हमारी कोशिश होगी कि जो ए बी और सी की वैल्यूज हम लें, दे शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। नाउ क्योंकि 8 3 से डिविजिबल नहीं है, ए और सी नेचुरल नंबर है, तो डेफिनेटली ए प्लस बी को 3 से डिविजिबल होना होगा। तो ये सम 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 एंड सो ऑन। क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, हम सबसे जो कम वैल्यू है उस पर फोकस करेंगे। ए और बी का सम 3 दोनों डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर हैं। कैसे हो सकता है? इसे 1 ले लें और इसे 2 ले लें, या इसे 2 ले लें और इसे 1 ले लें। अब अगर हम इसे 3 लेते हैं तो 3 टाइम्स ए सी इज इक्वल टू 8, 3 टाइम्स 24, 3 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 8। सो ए मल्टीप्लाइड बाई सी 8 होना चाहिए। ए की वैल्यू 1 लेंगे तो सी की वैल्यू 8, और ए की वैल्यू 2 लेंगे तो सी की वैल्यू 4। व्हाट अबाउट 3a प्लस 2b प्लस सी? 3 टाइम्स ए ये हो गया 3, 2 टाइम्स बी ये हो गया 4, प्लस सी ये हो गया 8। ये सम आ रहा है 15। व्हाट अबाउट हियर? 3 टाइम्स ए 6, 2 टाइम्स बी 2, सी 4, ये सम आ रहा है 12। क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12। ना जैसे ही हम हायर वैल्यूज लेंगे, अगर यहां पर हम 6 ले लेते हैं तो क्या होगा? 8 6 टाइम्स 48, और उस केस में ए और सी का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? 16। अब 6 के लिए मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है हम ए को 1 और बी को 5 ले लें। अब अगर ए को 1 लेंगे तो सी को हमें 16 लेना होगा। डेफिनेटली ये सम इससे तो बड़ा होगा, बिकॉज जैसे ही सी ऐड करेंगे इनके किसी मल्टीपल के सम में आंसर 16 से बढ़ जाएगा। अगर हम इसको 2 लेते हैं तो हमें बी को 4 लेना होगा। 3 2 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, 8 और 6 14 हो गया है। तो अभी यहां पर सी की वैल्यू क्या हो सकती है? 8, और सम बढ़ता जाएगा। तो हम चाहे कोई भी वैल्यू लें, जो भी सम हमारा आएगा वो 12 से बड़ा होगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड कंसेप्ट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। रीता एंड स्नेहा कैन रो अ बोट एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर रेस्पेक्टिवली। तो रीटा की बोट की अगर हम स्पीड देखते हैं तो वो है 5 किलोमीटर पर आवर, और स्नेहा की ये स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों ही स्पीड्स हमें स्टिल वाटर में गिवन है। इन अ रिवर फ्लोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, हमें नहीं मालूम है, लेट अस से वो है x। स्नेहा टेक्स 48 मिनट्स मोर टू रो 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रो द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? इसे हम कहेंगे अपस्ट्रीम डिस्टेंस, ये हमें 14 किलोमीटर गिवन है, डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम स्पीड। हम बात कर रहे हैं किसकी? स्नेहा की। अपस्ट्रीम स्पीड के लिए हमें क्या करना होगा? इस वैल्यू में से इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, दैट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ रिवर। तो ये हो गया 16 माइनस एक्स। ऐसे ही डाउनस्ट्रीम अगर हम बात करें तो कुल कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड। ये टाइम इस टाइम से 48 मिनट ज्यादा है। इसे हम आवर्स में बदल देंगे, बिकॉज पूरे क्वेश्चन में हमने किलोमीटर पर आवर टर्म का इस्तेमाल किया है। सिंप्लीफाई करें, ये 14 ओवर 6 प्लस एक्स को हम लेफ्ट साइड ले जाएं तो यहां पर क्या होगा? 6 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस एक्स। 14 हम यहां कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 6 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। ये दोनों ही नंबर्स 12 से डिविजिबल हैं, तो ये हो जाएगा 4 ओवर 5। यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस 6 हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 6 और माइनस 6 से कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया है 2x मल्टीप्लाइड बाई 14, यहां पर हो गया है हमारे पास 28x। 4 7 टाइम्स सिंप्लीफाई करेंगे, 35x इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा x प्लस 36 x माइनस 1। x की वैल्यू आएगी माइनस 36 या 1। ये वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज नेगेटिव स्पीड अगर हम लेते हैं x की तो जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहे होंगे तब क्या होगा? स्पीड 6 माइनस 36, क्योंकि इनको हमको ऐड करना होगा
तब स्पीड नेगेटिव हो जाएगी तो वो डिस्टेंस कभी भी कवर कर ही नहीं पाएंगे। सो नेगेटिव वैल्यू को हमें इग्नोर करना होगा। हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ रीटा स्टार्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन लोकेशन इन द रिवर एंड रिटर्न्स डाउनस्ट्रीम टू द सेम लोकेशन, दैट मींस जाना अपस्ट्रीम है, आना डाउनस्ट्रीम है, टेकिंग अ टोटल ऑफ 100 मिनट्स, जर्नी टाइम गिवन है, टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर रीटा विल कवर इज, लेट अस से टोटल डिस्टेंस वो कवर करेंगी डी। तो जाने में कितना टाइम लगेगा, हम कहेंगे डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड इन दोनों का डिफरेंस होगी दैट इज 4, आने में टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड, इन दोनों का सम 6, ये हमें 100 मिनट्स गिवन है, इसको हमने आवर्स में बदल दिया, 60 एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 15d प्लस 10d इज इक्वल टू 100। तो 25d अगर 100 के इक्वल है, d की वैल्यू क्या आ गई है 4 किलोमीटर्स। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है वो डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है, दैट मींस 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 8 किलोमीटर्स। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी कंसेप्ट पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0। नाउ यहां पर मॉड्यूलस में x प्लस 9 लिखा हुआ है। मॉड्यूलस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है कि मॉड्यूलस के अंदर वाली टर्म अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो जब इसे मॉड्यूलस से बाहर निकालते हैं तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, और अगर ये वाली टर्म लेस देन 0 हो तो मॉड्यूलस से बाहर निकालते समय हम इसे नेगेटिव सम से मल्टीप्लाई करके और फिर लिखते। तो यहां पर हमें दो केसेस बनाने होंगे। केस 1 जब x प्लस 9 लेस देन 0 होगा, और केस 2 जब x प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर x प्लस 9 लेस देन 0 है, दैट मीन्स अगर x लेस देन माइनस 9 है तो इसे बाहर निकालते समय हमें नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर भी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। ये हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। ना अगर हम इस कर्व के बारे में बात करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इस कर्व की शेप कुछ ऐसी होगी। What about the discriminant? That is b square minus 4ac, 2 का स्क्वायर 4 minus 4ac, ये एक नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब है हमारा ये जो कर्व होगा ये कभी भी एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा, ये हर हालत में इससे ऊपर रहेगा। दैट मीन्स इस कर्व में आप x की कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए, ये हर हालत में मोर देन 0 होगा। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हर हालत में मोर देन 0 होगा। कब? अगर x लेस देन माइनस 9 है। नाउ लुक एट द सेकेंड केस, जब x प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो या x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 9, तब ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इन दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल करें तो x की वैल्यू आएगी माइनस 3 और 3, और नंबर लाइन पे अगर हम इसे प्लॉट करें तो ये तो हो गया है माइनस 3 और ये हो गया है 3। ना हमारा अजम्पशन था कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 9, तो यहां पर हमारा माइनस 9 है। हमारा अजम्पशन इन वैल्यूज पर फोकस कर रहा है। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक्सट्रीम राइट में हम लिखेंगे पॉजिटिव, फिर लिखेंगे नेगेटिव और फिर लिखेंगे पॉजिटिव। हम कौन सी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, मोर देन 0, दैट मीन्स ये वाला रीजन हमारे काम का है और ये वाला रीजन हमारे काम का है। ये कौन सा रीजन हुआ है जहां x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 9 है बट लेस देन माइनस 3 है, और ये कौन सा रीजन है जब x ग्रेटर देन 3 है। नाउ x लेस देन माइनस 9 पे ये इनइक्वालिटी ट्रू है, x इक्वल टू माइनस 9 पे भी इक्वालिटी ट्रू है, x मोर देन माइनस 9 पे भी ट्रू है। तो हम डायरेक्टली इसे और इसे क्लब करके कह सकते हैं कि दैट x शुड बी लेस देन माइनस 3 और x शुड बी मोर देन 3। और इसको अगर हम सही तरीके से लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट हम यूज करेंगे माइनस इंफिनिट माइनस 3 यूनियन
3 इन्फिनाइट। कौन सा ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा? सेकेंड ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इक्वेशंस एंड एलिगेशन मिक्सचर कंसेप्ट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ी कैलकुलेशन जरूर यहां ज्यादा हो रही है, पर क्वेश्चन टफ नहीं है। अ मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड कोकोआ। लेट्स से कॉफी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं CF से और कोकोआ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं C से। 16% ऑफ विच इज कॉफी। अगर इसमें 16% कॉफी हो तो बाकी 84% क्या होगी? कोकोआ। कॉस्ट कर रही है ₹240 पर किलोग्राम। अनदर मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड कोकोआ विच इज 36% कॉफी। तो अगर 36% कॉफी हो तो 64% क्या हो जाएगी? कोकोआ। यहां पर ये हो गई है 320 पर किलोग्राम। इफ अ न्यू मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड कोकोआ कॉस्ट ₹376 per kilogram, then the quantity in kilogram of coffee in 10 kilogram of this new mixture is। यहां हम एक काम कर लेते हैं, जो टोटल क्वांटिटी है उसे इनिशियली 100 किलोग्राम मान लेते हैं, जिससे कि ये 16% और 84% निकालना आसान हो। लेट अस से इसकी कॉस्ट है ₹X पर किलोग्राम और इसकी कॉस्ट है ₹Y पर किलोग्राम। 100 किलोग्राम में 16% कॉफी है, तो ये हो गया है 16 किलोग्राम, और इसको X से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल कॉस्ट यहां आ गई है। प्लस 84% है ऑफ 100 किलोग्राम, दैट इज 84 किलोग्राम, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें Y से तो ओवरऑल कॉस्ट आ गई है। इन दोनों को ऐड करने पर हमारी वैल्यू क्या होगी? 24000, क्योंकि 240 रुपीज पर किलोग्राम है। 100 किलोग्राम के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 100 से। यहां पर हम 4 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 21y, और ये हो जाएगा 6000। व्हाट अबाउट द सेकेंड केस? ये इक्वेशन आएगी 36x प्लस 64y इज इक्वल टू 32,000। 4 कॉमन ले लें और कैंसिल कर दें। ये 9x, ये हो गया है 16y, ये हो गया है 8,000। यहां पर एक वेरिएबल को हम हटा देते हैं से x को, इसे मल्टीप्लाई कर दें 9 से, इसे मल्टीप्लाई कर दें 4 से और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या होगा? x तो कैंसिल हो जाएगा। 21 9 टाइम्स 189y माइनस 64y इज इक्वल टू, ये है 54,000, ये है 32,000, दोनों का डिफरेंस 22,000। सिंप्लीफाई करें, यहां पर हमारे पास में वैल्यू आएगी 125y इज इक्वल टू 22,000, या इसको 22 मल्टीप्लाइड बाई 1000 कह सकते हैं। 125 8 टाइम्स 1000 होता है, 22 मल्टीप्लाइड बाई 8 ये हो गया है 176। तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 176। व्हाट अबाउट x? ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। 4 टाइम्स x प्लस 21 टाइम्स 176 which is nothing but 22 multiplied by 8, this is equal to what? 6000। सबसे पहले तो ये 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दें, तो यहां से 4 चला गया है, यहां पे 2 बचेगा, ये हो गया है 1500। 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो गया है 44, दिस इज इक्वल टू 1500। 21 और 44 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया है 924, दिस इज 1500। तो x की वैल्यू हमारी आएगी 576। तो यहां पर किलोग्राम हमारी प्राइस आ चुकी है। हम चाहते हैं फाइनल प्राइस क्या हो जाए? 376। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल कर लें। ये है 576 रुपीस किलोग्राम, ये है 176 रुपीस किलोग्राम। हम चाहते हैं ये हो जाए 376 रुपीस किलोग्राम। इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखेंगे, दिस इज 200। इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखेंगे, दिस इज अगेन 200। तो हमारे पास इनकी जो क्वांटिटीज है जिसके अंदर उसको मिक्स करना है, वो रेशियो आ गया है 1:1। क्वांटिटी हमें दी गई है 10 किलोग्राम, तो 1:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 5 किलोग्राम और 5 किलोग्राम होनी चाहिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इक्वेशंस कंसेप्ट पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हमें दो इक्वेशंस गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस q इक्वल्स टू 0। इनका एक रूट कॉमन है। लेट्स से जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके रूट्स हैं a, b, और सेकेंड इक्वेशन के रूट्स हैं a, c। द सम ऑफ द अदर रूट्स ऑफ दीज टू इक्वेशंस इज, दैट मीन्स हमें
b प्लस c की वैल्यू निकालनी है। अगर हम फोकस करें फर्स्ट इक्वेशन पर, तो सम ऑफ रूट्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई है 5/3। व्हाट अबाउट द सेकेंड इक्वेशन? सम ऑफ रूट्स दैट इज a प्लस c इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई है 1। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस b प्लस c। ये होगा 5/3 प्लस 1 दैट इज 8/3। तो b प्लस c किसके इक्वल होगा? 8/3 माइनस 2 टाइम्स a की। अगर हम a की वैल्यू निकाल लें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहां पर a इन दोनों ही इक्वेशंस का कॉमन रूट है, दैट मीन्स वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस p इक्वल्स टू 0 एंड 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस q इक्वल्स टू 0। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा? 6a स्क्वायर और 6a स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5a दैट इज माइनस 10a और 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2a ये हो गया माइनस 6a, बट बिकॉज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6a प्लस 2p माइनस 3q इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस 4a, राइट साइड चला जाएगा तो 4a इज इक्वल टू 2p माइनस 3q या a इज इक्वल टू 2p माइनस 3q ओवर 4। a की वैल्यू अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा? 8/3 माइनस 2 टाइम्स a दैट इज 2p माइनस 3q ओवर 4। 2 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2 गोज इनटू 4 2 टाइम्स। इसे ओपन करेंगे 8/3 माइनस 2p को 2 से डिवाइड करेंगे विल गेट p। ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा 3/2q। हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ नहीं है, पर हमें यहां पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के साथ वर्क करना होगा। m और n इंटीजर्स हैं सच दैट इन दोनों का प्रोडक्ट 27 है। नाउ फाइनल आंसर पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? या तो ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, और अगर ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा। तो हमें 27 के दो फैक्टर चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिनका प्रोडक्ट 27 के इक्वल हो। तो हमें यहां मल्टीपल केसेस बनाने होंगे, m प्लस 2n और 2m प्लस n। क्या वैल्यू हो सकती है? एक फैक्टर हम ले सकते हैं यहां पर 1 तो दूसरा 27। तो एक पॉसिबिलिटी में हम इसको 1 ले लें, इसे 27, और दूसरी पॉसिबिलिटी में इसे 27 और इसे 1, या हम चाहें तो -1 -27 ले लें और इसे -27 और इसे -1 ले लें। व्हाट अबाउट द अदर पॉसिबिलिटी? 3 और 9 भी हम इसे ले सकते हैं। तो अगर ये 3 हो तो ये 9 होगा, ये 9 हो तो ये 3 होगा, ये -3 हो तो ये -9 होगा, और ये -9 हो तो ये -3 होगा। इन्हें सॉल्व करके पहले तो हमें चेक करना होगा कि क्या हमें m और n इंटीजर्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। जहां नहीं मिल रहे हैं उन केसेस को हम हटा देंगे, और जहां पर हमें इंटीजर्स मिल रहे हैं वहां पर हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होगी, और फिर देखना होगा कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमारी क्या आ रही है। नाउ अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो ये हो जाएगा 3m और 3n। 3 हम कॉमन ले लेंगे तो ये होगा m प्लस n। ये सम 28 हो रहा है, ये 28 हो रहा है, ये -28, ये -28। इन चारों वैल्यूज को हम इमीडिएटली रिजेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये चारों ही नंबर्स 3 से डिविजिबल नहीं है। उस केस में m प्लस n फ्रैक्शन में मिलेगा, जबकि m भी इंटीजर है और n भी इंटीजर है, तो इनका सम भी क्या होगा? इंटीजर होगा। तो ये चार केसेस हम इमीडिएटली हटा सकते हैं। अगर हम इन केसेस को कंसीडर करें, ये सम हो गया है 12, ये सम 12 -12 एंड -12। 3 अगर हम दोनों तरफ कैंसिल कर दें तो m प्लस n की वैल्यू क्या आ रही है? 4 4 -4 एंड -4। क्या इससे अब हम m और n की वैल्यूज निकाल सकते हैं? इसके लिए हम कोई भी एक इक्वेशन में से इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट से हम फोकस कर रहे हैं इस पर। इसमें से अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास m बचेगा
तब n हमारा कैंसिल हो जाएगा। m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 9 माइनस 4 ये होगी 5, 3 माइनस 4 ये होगी -1, -9 माइनस -4 ये होगी -5 और -3 माइनस -4 ये होगी +1। एक बार n की वैल्यू आ गई है तो क्या हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं? यहाँ पर जो वैल्यू आई है उसमें से हम n की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें, बिकॉज m और n का सम ये हमें गिवन है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस 5 दैट इज -1, और यहाँ पर 4 माइनस -1 दैट इज 5। ऐसे ही यहाँ पर -4 माइनस -5 ये हो गई +1, और यहाँ -4 -1 ये हो गई -5। अब हमें निकालना है वैल्यू क्या? 2m माइनस 3n। तो इस वैल्यू को डबल करें और नीचे वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसका डबल क्या होगा? 10 माइनस नीचे वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 13। व्हाट अबाउट हियर? इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो गई -2 माइनस 3 टाइम्स n दैट इज 5 -15 और -2 -17। क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, इस केस को भी अब हम हटा सकते हैं। व्हाट अबाउट हियर? ये है नेगेटिव वैल्यू, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा -10 -3 टाइम दिस वैल्यू, ये आ रही है -13। ऑलरेडी 13 हमारा हायर वैल्यू है, इस केस को भी हटा देंगे। फाइनली हम यहां आएंगे, 2 टाइम्स n ये हो गया 2 माइनस 3 टाइम्स n -15, ओपन करेंगे तो ये हो गया 2 + 15 यानी कि 17। मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 17। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम और मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। इनफैक्ट इस तरह का क्वेश्चन पास्ट में कैट में पूछा गया है। ABCD इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी और जीरो भी। उनका सम 46 है। हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। यहाँ हम A में से B, C और D को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर रहे हैं। क्योंकि हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमाइज करनी है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये सारी वैल्यूज जितनी क्लोज हो सकें उतनी हो जाएं। 46 से छोटा एक नंबर है 44, ये 4 से डिविजिबल है, तो 11 11 11 11 ये 4 वैल्यूज हो सकती हैं। अभी भी हमारे पास 2 बचा है, तो हम उसे किसी एक में और किसी एक में ऐड कर दें। तो यहां पर एक वैल्यू हम 12 लेंगे, एक 12, एक 11 और एक 11। तो क्या हो जाएगा? लेट्स से हमने a को 12 लिखा, तो 12 माइनस 12 ये हो गया 0, 0 का स्क्वायर, प्लस 12 माइनस 11 ये हो गया 1, 1 का स्क्वायर, एंड 12 माइनस 11 1, 1 का स्क्वायर। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 2। ना यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम a को 12 लें या a को 11 लें, हर केस में हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ 9 रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 टाइम्स 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस 27 0 के इक्वल है, हमें पता करना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। नाउ यहां पर ये है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। क्या इसे हम -3 बना सकते हैं? तब क्या होगा? 9 रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। यहां -1 और +1 कर दें तो ओवरऑल जो हमारी वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। -2 और -1 ये बन गया है -3। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 1। इंडाइसेस की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर बेस सेम हो, टर्म्स मल्टीप्लाई करें तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ये 3 को हम बाहर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 या 12। ना यहां पर हम एक काम और कर सकते हैं, 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को लेट्स से हमने a मान लिया है, तो सबसे पहले तो ये 9 जो है इसे हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2। अगेन इंडाइसेस की प्रॉपर्टी है कि जब इस तरह से ब्रैकेट लगा होता है तो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं जो पावर्स में है, लेकिन यहां हम मल्टीप्लाई करने की जगह इनको इंटरचेंज कर रहे हैं। दैट इज इसे लिख रहे हैं 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 होल रेज टू द पावर 2, बिकॉज अल्टीमेटली
हम इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करें, ऐसे मल्टीप्लाई करें, वैल्यू हमारी सेम होगी। -12 टाइम्स 3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इसे हमने a माना है, तो ये हो गया है a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 27 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करेंगे, ये होगा a माइनस 3a माइनस 9 इक्वल्स टू 0। a की हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, 3 और 9। यहां पर a हम वापस सब्स्टिट्यूट कर दें तो 3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये 3 के इक्वल होगा, यानी 3 रेज टू द पावर 1 के इक्वल होगा। और 3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 9 के इक्वल होगा या 3 स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां पर बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 1 के इक्वल होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 2 के इक्वल होगा। ये 1 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। 2 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो यहां पर हमें दो वैल्यूज मिलेंगी और यहां पर दो वैल्यूज मिलेंगी जिन्हें हम रूट कहेंगे। क्या हम यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं? से एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा, तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया है -4। और लेटेस्ट से यहां पर हमारे दो रूट्स हैं गामा एंड थीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट टर्म दैट इज -5 ओवर 1 यानी कि -5। और अगर हम इन चारों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? -4 मल्टीप्लाइड बाई -5। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट an be the nth term of a decreasing infinite geometric progression, that means मॉड्यूलस ऑफ r, जिसको हम कॉमन रेशियो कह रहे हैं, वो लेस देन 1 है। a1 प्लस a2 प्लस a3 52 है, a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a1 624 है। सम ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, लेट अस से हमारा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म है a मल्टीप्लाइड बाई r और थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर। हमें इन तीनों का सम 52 गिवन है। यहां पर हम a कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर, ये 52 है। अगर हम a1 और a2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर आर। a1 और a3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर आर स्क्वायर। a2 और a3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर आर क्यूब। इन तीनों का सम भी हमें 624 गिवन है, तो यहां पर अगर हम a स्क्वायर आर कॉमन ले लें तो अगेन हमारे पास बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 624। इसे हम रीराइट कर सकते हैं ए आर मल्टीप्लाइड बाई ए। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें 52 गिवन है, तो a मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 52 is equal to 624। 52 goes into 624 12 times, तो a और r का प्रोडक्ट क्या हो गया है? 12। यहां पर हम a की वैल्यू 12 ओवर r सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेट अस से फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 12 ओवर r मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 52। 4 3 टाइम्स 4 13 टाइम्स, ओपन करें, 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 13r। 13r को लेफ्ट साइड ले जाएं, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास में एक वैल्यू तो आएगी r माइनस 3 और दूसरी वैल्यू आएगी 3r माइनस 1। इससे r की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 3 है और एक 1 ओवर 3 है। इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो r कैन नॉट बी मोर देन 1। अगर r इक्वल टू 1/3 हम लें तो इससे a की वैल्यू क्या आएगी? 12 डिवाइडेड बाई 1/3, या ये हो गई है 36। क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सम का हमारा फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r।
ए हमने 36 कैलकुलेट किया है, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 होता है 2/3, तो इसे हम लिखेंगे 36 ओवर 2, 3 ऊपर ले जाएंगे, 2 गोज इनटू 36 18 टाइम्स, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 54, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लॉगरिथम पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। log x square to the base 64 plus log under root y to the base 8 plus 3 times log under root y multiplied by z to the base 512 हमें 4 के इक्वल गिवन है। x y z पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमें पता करनी है x प्लस 5 प्लस z की। ना यहाँ पर 64 को हम 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, 512 को हम 8 क्यूब लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा बेस हर बार 8 हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे log x स्क्वायर टू द बेस 8 स्क्वायर प्लस log अंडर रूट y टू द बेस 8 प्लस 3 टाइम्स log अंडर रूट y मल्टीप्लाइड बाई z टू द बेस 8 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 4। log की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करें, ये 2 यहां से बाहर आ जाएगा न्यूमरेटर पर और ये 2 यहां से बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर पर। 2 ओवर 2 क्या होगा? 1, तो इसे तो हम यहां पर हटा सकते हैं। यहां पर ये 8 की पावर जो 3 है वो बाहर आएगा डिनोमिनेटर पर, अगेन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बचेगा। यहां हम लॉग ले रहे हैं, सभी का बेस सेम है, सभी के पहले प्लस साइन लग रहा है, तो लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो भी टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई होगी। x मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट वाई मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट वाई, तो हो गया y मल्टीप्लाइड बाई z टू द बेस 8, दिस इज इक्वल टू 4। तो इससे हमारे पास x y और z का प्रोडक्ट क्या आ गया है? 8 रेज्ड टू द पावर 4। 8 को हम कहते हैं 2 क्यूब, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 2 रेज्ड टू द पावर 12। हमें x प्लस वाई प्लस जेड की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पता करनी है। एक्स वाई जेड क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। हमें मालूम है अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स का हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो वो हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू उनके ज्योमेट्रिक मीन के होता है। अगर एक्स वाई और जेड का अरिथमेटिक मीन निकालना होता तो हम कहेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड ओवर 3, और ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालेंगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका हम क्यूब रूट ले लेंगे, या इसे हम लिख सकते हैं रेज्ड टू द पावर 1 ओवर 3। ना यहां पर एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट 2 रेज्ड टू द पावर 12 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 12। इंडाइसेस की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो 12/3 करने पर 4, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 रेज्ड टू द पावर 4, दैट इज 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू होगी 48। दैट मींस x प्लस वाई प्लस जेड हर हालत में या तो 48 के इक्वल होगा या 48 से बड़ा होगा। क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 48। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अंकिता is twice as efficient as Bipin, while Bipin is twice as efficient as चंदन। अंकिता को हम ए से, बिपिन को हम बी से और चंदन को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अंकिता इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बिपिन, बिपिन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज चंदन। इसका मतलब है अंकिता जो है वो चंदन से 4 टाइम्स एज एफिशिएंट होगी। जो पर्सन ज्यादा एफिशिएंट है वो पर डे ज्यादा वर्क कंट्रीब्यूट करेगा और कम एफिशिएंट पर्सन कम वर्क कंट्रीब्यूट करेगा। लेट अस से अंकिता कंट्रीब्यूट कर रही है 4 यूनिट्स इन 1 डे, तो बिपिन कितने करेंगे? 4 is equal to 2b, तो ये वैल्यू होगी 2 यूनिट्स पर डे, और चंदन कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 1 यूनिट पर डे। ऑल 3 of them start together on a job and Bipin leaves the job after 20 days. That means Bipin ने 20 डेज वर्क किया है, उनका डेली कंट्रीब्यूशन है 2 यूनिट, तो 20 डेज में वो करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 या 40 यूनिट्स। इफ द जॉब गॉट कंप्लीटेड इन 60 डेज, कैन वी से 60 डेज तक अंकिता और चंदन दोनों काम करते रहे। इनका डेली कंट्रीब्यूशन है 4 यूनिट, इनका डेली कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट, तो कंबाइंड डेली कंट्रीब्यूशन हो गया 5 यूनिट्स, और 60 डेज में इन्होंने कुल कितना वर्क किया होगा? हम कहेंगे 300 यूनिट्स। जो टोटल वर्क होगा वो इन दोनों का सम होगा, दैट इज 340 यूनिट्स। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ डेज नीडेड बाय चंदन टू कंप्लीट द जॉब अलोन। 340 यूनिट्स उन्हें करना है, उनका डेली कंट्रीब्यूशन है 1 यूनिट, सो ही विल टेक 340
days. Look at the next question. ये क्वेश्चन एवरेज एलिगेशन मिक्सचर कंसेप्ट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. द एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ बुक सोल्ड पर डे बाय a shopkeeper is 60 in the initial 7 days. That means 1 plus 2 plus 3 and so on up to 7th day. अगर हम बात कर रहे हैं तो एवरेज कितनी है 60, तो टोटल हो गई है 60 multiplied by 7, that is 420 and 63 in the initial 8 days. अगर इसमें हम 8th डे में जो नंबर ऑफ कॉपी सेल की गई हैं उसे भी ऐड कर दें तो जो हमारा एवरेज आएगा वो क्या आ रहा है 63. तो टोटल के लिए हम इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गई है 504. अगर सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 से लेके 7 डेज तक की कैलकुलेशन तो कैंसिल हो जाएगी. 8th डे जितनी कॉपी सेल की गई हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगा 84. On the 9th day, she sells 11 copies less than the 8th day. तो 9th डे में इन्होंने सेल की है 84 minus 11, can we say 73 copies? And the average number of copies sold per day from 2nd day to the 9th day becomes 66. तो हम बात कर रहे हैं 2nd डे, 3rd डे, 4th डे and so on up to 9th डे. ये है एवरेज 66. तो टोटल क्या होगा 66 मल्टीप्लाइड बाई 8. तो ये टोटल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 528. क्वेश्चन में पूछा क्या गया है द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द बुक लॉन्च इज. नाउ यहां पर हमारे पास में ये 1 से लेके 8 तक वैल्यू गिवन है, यहां पर हमारे पास 2 से लेके 9 तक वैल्यू गिवन है. तो क्या हम यहां से 2 से लेके 8 तक की वैल्यूज का सम निकाल सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा 504 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा फर्स्ट डे जितनी सेल की गई है उसे, ये वैल्यू यहां पुट कर दें, प्लस 9th डे कितनी सेल की गई है 73. दिस इज इक्वल टू 528. तो फर्स्ट डे कितनी सेल की गई है इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये हो गया 577 और 528 माइनस करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 49 कॉपीज. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ज्योमेट्री में ट्राइंगल कंसेप्ट्स और बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. एक ट्राइंगल है एबीसी, पॉइंट्स डी और ई बीसी और एसी साइड पर है रेस्पेक्टिवली. बीई और एडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट टी पर सच दैट एडी और एटी का रेशियो है 4:3, बीई और बीटी का रेशियो है 5:4. पॉइंट एफ है वो लाई कर रहा है एसी पर सच दैट डीएफ बीई के पैरेलल है. हमें बीडी इज टू सीडी यहां पर मालूम करना है. ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी. डी हमने पॉइंट लिया है किस पर बीसी पर, ई पॉइंट लिया है एसी पर. एडी और बीई एक दूसरे को टी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. हमें एडी और एटी का रेशियो क्या गिवन है 4:3. क्या हम यहां से एटी और टीडी का रेशियो निकाल सकते हैं? अगर मैं एटी को यहां पर 3 ले रहा हूं तो टीडी क्या होगा, एडी और एटी का डिफरेंस 4 और 3 का डिफरेंस 1 होगा. तो ये रेशियो हो गया है 3:1. दैट मीन्स ये अपर पार्ट अगर मैं 3 ले रहा हूं तो ये जो लोअर पार्ट है वो मुझे क्या लेना होगा 1. विद द सेम लॉजिक हमें बीई और बीटी का रेशियो गिवन है, ये रेशियो है 5:4. तो क्या इससे हम बीटी और टीई का रेशियो निकाल सकते हैं? अगर मैं बीटी को 4 लेता हूं तो टीई क्या होगा 5 और 4 का डिफरेंस दैट इज 1. तो यहां पर अगर बीटी को 4 लेता हूं तो टीई को मुझे 1 लेना होगा. एफ एक पॉइंट है एसी पर, डी को अगर हम एफ से कनेक्ट करें तो ये लाइन बीई के पैरेलल है. क्वेश्चन में हमें बीडी और सीडी का रेशियो पूछा गया है. ना यहां पर दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं ए टी ई, सिमिलर है ए डी एफ के, क्योंकि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे. ऐसे ही ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, पैरेलल लाइंस हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये वाला हमारा कॉमन एंगल है. तो दो ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए हैं सिमिलर हो गए हैं. दैट मींस ट्राइंगल ए टी ई ये सिमिलर है ट्राइंगल ए डी एफ के. और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है.
80 अपॉन AD, 80 अपॉन AD ये है 3/4 इक्वल होगा TE ओवर DF के, TE ओवर DF के। तो ये रेशो भी 3:4 होगा ना। यहां पर ये 1 लिखा हुआ है TE के सामने, तो हम एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम फ्रैक्शंस को अवॉइड कर सकें। तो अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे 3 से करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 12। ऐसे ही इसे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू 9 हो जाएगी और ये वैल्यू 3 हो जाएगी, जिससे हमारा ओवरऑल रेशियो मेंटेन रहेगा। तो अगर ये 3 है तो कैन वी से ये 4 होना चाहिए, बिकॉज टीई और डीएफ का रेशियो 3:4 होगा। अब हम फोकस करेंगे ऑन ट्राइंगल बी सी ई पर। यहां पर भी हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, बी सी ई और डी सी एफ। ये एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल इसके इक्वल है, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये वाला कॉमन एंगल हो गया है। तो फिर दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर आ गए हैं। ये दो ट्राइंगल्स हैं बी सी ई एंड ट्राइंगल डी सी एफ। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। दैट इज बी सी ओवर डी सी इक्वल होगा सीई ओवर सी एफ इक्वल होगा बीई ओवर डी एफ के ना। क्योंकि बीई 12 प्लस 3 अगर हम 15 लेते हैं तो उस केस में डी एफ की वैल्यू क्या हो रही है, 4। तो हमारा BC और DC का रेशियो 15:4 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं DC को 4 लेता हूं तो मुझे BD को 11 लेना होगा ताकि इन दोनों का सम 15 आ जाए। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या होगा, 11:4। दैट इज फोर्थ ऑप्शन ना। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको मालूम हो कि वैल्यू कहां से ढूंढनी है, कैसे फोकस करना है, तो इमीडिएटली आप ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को विद इन 2 मिनट्स आसानी से आंसर कर सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दिस विच आर ऑफ द फॉर्म 3r+1, जहां r एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, हमें पता करना है। ये हमारा नंबर है 2 raised to the power 6 multiplied by 3 raised to the power 5 multiplied by 5 raised to the power 3 multiplied by 7 raised to the power 2। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने होते तो हम क्या करते, 2 की पावर 6 से लेके और 2 की पावर 0 तक सारी टर्म्स लिखते। ऐसे ही 3 की पावर 5 से 3 की पावर 0 तक, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 0 तक और 7 की पावर 2 से 7 की पावर 0 तक। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ हमारे पास 7 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर 6 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं और यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, और इनका प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स को रिप्रेजेंट करता, इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ। यहां हम एक ही क्यों बढ़ा रहे हैं, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 और 7 की पावर 0 के लिए। लेकिन वो सारे डिवाइजर्स हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के वही डिवाइजर्स हैं जो इस फॉर्म में हैं। दैट मीन्स जिनमें हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा ना। रिमाइंडर 1 हमें कैसे मिलता, अगर कोई नंबर से 3 का मल्टीपल है, 3 टाइम्स r है, तो वहां पर तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर कोई नंबर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है तो हाँ हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। अगर कोई नंबर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है तो हमें रिमाइंडर 2 मिलेगा। ये बात कर रहा हूं मैं जब सिंगल सिंगल नंबर्स को ले रहा हूं। क्या हो अगर मैं 2 नंबर्स को ले लूं, अगर मान लीजिए एक नंबर मैंने ले लिया 3 का मल्टीपल और दूसरा नंबर ले लिया 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा और इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं यहां पर ले लूं या यहां पर ले लूं, रिमाइंडर हर हालत में क्या होगा, 0। तो मेरे काम का वो नंबर किसी हालत में नहीं होगा जो 3 का मल्टीपल है, क्योंकि उसको इन्वॉल्व करते ही रिमाइंडर 0 मिलेगा। दैट मीन्स ये सारे जो नंबर्स हैं 3 की पावर 5, इन्हें मैं इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूं। सिर्फ मैं 3 की पावर 0 को यहां पर इन्वॉल्व कर सकता हूं, बिकॉज 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर मैं कहूंगा इस जगह मेरे काम का सिर्फ एक ही नंबर होगा, दैट इज 3 की पावर 0। अब अगर यहां पर मैं इनको देखूं, दो नंबर के कॉम्बिनेशन लूं, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा? जवाब होगा नहीं, बिकॉज जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 1 और 2 का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा,
2, यानी कि रिमाइंडर 2 बचेगा। क्या ऐसा हो सकता है मैं 3r+1 को 3r+1 से मल्टीप्लाई कर दूं? दैट मीन्स एक नंबर जो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देता है, दूसरा नंबर जो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देता है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? वो अगेन यहां पर 3 की मल्टीपल आएंगे, 3r मल्टीप्लाइड बाई 3r प्लस 3r प्लस 3r प्लस 1, ये वाला पार्ट 3 का मल्टीपल है, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो दैट मीन्स अगर मैं 3r+1 3r+1 दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं जो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देते हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे 3 नंबर हो जाए तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। क्या हो अगर मैं एक नंबर ले लूं 3r+2, एक नंबर ले लूं 3r+2, तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा? मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 के कुछ मल्टीपल्स आएंगे और लास्ट में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आएगा। 4 को भी मैं लिख सकता हूं 3+1, दैट मीन्स अगेन मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। दैट मीन्स अगर दो ऐसे नंबर्स ले लूं जो 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है और उन्हें मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। व्हाट अबाउट अगर मुझे 3 नंबर्स लेने पड़ जाते तो? अगर मैंने 3r+1 लिया, एक 3r+1 लिया, तो तीसरा तो 3r+1 ले सकता हूं। यहां पर मैं 3r+2 ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि उस केस में लास्ट में 2 बचेगा, रिमाइंडर हमें 2 मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है यहां पर मैं एक और 3r+2 ले लूं, तो लास्ट में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 आएगा। 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। पर क्या हो अगर यहां पर मैं एक नंबर 3r+1 की फॉर्म में ले लूं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 4 आएगा और 4 को मैं 3+1 लिख सकता हूं, दैट मीन्स अगेन मेरा रिमाइंडर 1 आएगा। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो इस फॉर्म में है वो पता करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि यहां पर ये जो नंबर्स हमारे पास लिखे गए हैं इनमें से कौन तो 3r+1 की फॉर्म में है और कौन 3r+2 की फॉर्म में है। क्योंकि ये वाले जो नंबर्स हैं उनमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है, यहां पर रिमाइंडर 2 मिल रहा है और फिर हम कुछ कॉम्बिनेशन लगाएंगे। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी 2 की पावर 0 हमारे काम का है। व्हाट अबाउट हियर? 2 की पावर 1 अगर मैं देखता हूं तो वो 2 है, 2 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 2 की पावर 1 यहां होगा। व्हाट अबाउट 2 स्क्वायर? 2 स्क्वायर होता है 4, 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 उसे यहां लिखना होगा। 2 क्यूब इज 8, 8 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 उसे यहां लिखना होगा। तो अब 2 की पावर 4 यहां पर, 2 की पावर 5 यहां पर और 2 की पावर 6 यहां पर। व्हाट अबाउट 3? 3 की तो एक ही पावर हमारे काम की है एंड दैट इज 3 की पावर 0। व्हाट अबाउट 5? 5 की पावर 0 1, 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 की पावर 0 मेरे काम की है। 5 की पावर 1 क्या होगी? 5, उसको 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2, तो 5 की पावर 1 यहां पर, 5 की पावर 2 यहां पर और 5 की पावर 3 यहां पर। व्हाट अबाउट हियर? अगर मैं 7 की पावर 0 यानी 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1, ये इस फॉर्म में है। 7 की पावर 1 7 होता है, 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 1, अगेन ये भी इसी फॉर्म में है। 7 स्क्वायर 49, 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 1, ये भी इसी फॉर्म में है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हम कैसे निकालेंगे? इस एक्सप्रेशन को देखो, ये है 3r+1 की फॉर्म में, ये एक्सप्रेशन 3r+1 की फॉर्म में है, ये एक्सप्रेशन 3r+1 की फॉर्म में है। तो यहां से मैं अगर नंबर्स ले लूं और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करूं तो जो नंबर्स आएंगे उनको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर 4 केसेस मेरे काम के हैं, यहां एक केस मेरे काम का है, यहां 2 केसेस मेरे काम के हैं और यहां पर 3 केसेस मेरे काम के हैं। तो 24 डिवाइजर्स तो मुझे यहां मिलेंगे। व्हाट अबाउट हियर? ये है 3r+2 की फॉर्म में, ये है 3r+1 की फॉर्म में, ये है 3r+2 की फॉर्म में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली, क्योंकि 3r+2 और 3r+2 को मल्टीप्लाई करते तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। बट साथ में मैं इसे भी ले सकता हूं क्योंकि यहां रिमाइंडर 1 आ रहा है, और इन तीनों को भी ले सकता हूं बिकॉज यहां रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कहूंगा यहां मेरे काम के 3 नंबर्स, यहां मेरे काम का 1 नंबर, यहां मेरे काम के 2 नंबर और यहां पर ये तीनों मेरे काम के हैं, तो टोटल 18। हम इसे चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 2 की पावर 1, फिर एक ले लिया 3 की पावर 0 और लेट से यहां मैंने ले लिया 5 की पावर 1 और यहां लेट से मैंने ले लिया 7 की पावर 1। तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 दैट इज 70,
70 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, बिकॉज जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, 3 की पावर 0, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। तो यहां पर ये जो रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहां पर जो रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसकी प्रेजेंट होने से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो रिमाइंडर आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें ये केसेस भी कंसीडर करने होंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, मल्टीप्लाइड बाई 1 4 हो गया, और 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इन दोनों का सम, दैट इज 42। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन परसेंटेज कंसेप्ट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। A certain amount of money was divided among Pinu, Meena, Reenu and Seema. सारी जानकारी परसेंटेज में दी गई है। तो लेट से वो सम है 100 रुपीज। हमें एक्स लगाने की जरूरत नहीं है। पीनू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर पी से, मीना को लेटर एम से, रीनू को लेटर आर से और सीमा को लेटर एस से। पीनू रिसीव्ड 20% ऑफ द टोटल अमाउंट। इसका 20% होता है 20। मीना रिसीव्ड 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। 20 अगर इनको हमने दे दिया है तो बचेगा 80। इसका 40% क्या होगा 32। सीमा रिसीव्ड 20% लेस देन पीनू। इसका 20% होता है 4। तो सीमा को इनसे 4 कम मिला है, दैट इज कितना मिला है 16। तो ये वैल्यू होगी 32। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय पीनू एंड रीनू। हमें इन दो वैल्यूज को कंपेयर करके रेशियो पता करना है। दोनों ही नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं। 4 5 टाइम्स 20, 4 8 टाइम्स 32। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम कंसेप्ट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर हमें पता करना है। 625 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 4। यहां पूरे की पावर में क्या है 65। ऐसे ही 128 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 7 और पूरे की पावर में क्या है 36। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5 की पावर 260, ये हो जाएगा 2 की पावर 252। इसे भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो गया है 5 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 252 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 252। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया है 10 की पावर 252। दैट मीन्स हमें 1 मिलेगा और फिर जीरोस मिलेंगे। कुल कितने जीरोस हमें मिलेंगे यहाँ पर 252 जीरोस। हमें 5 की पावर 8 को एक्सपांड करना है। इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4 या 625 मल्टीप्लाइड बाई 625। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 390625 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड अगेन कुल कितने जीरोस हमें यहां मिल रहे हैं 252। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन होगा 390625 एंड देन देयर विल बी 252 जीरोस। क्वेश्चन में हमें इन डिजिट्स का सम पूछा गया है तो यहां पर तो ये सम 0 आ रहा है। हमें सिर्फ इन डिजिट्स को ऐड करना है। 3 and 9 12, 8 20 and 5 25। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 25। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। 2 tangents are drawn from a point P, touch a circle with center O at points Q and R. Points A and B lie on PQ and PR respectively such that AB is also a tangent to the same circle. एंगल AOB हमें 50 डिग्री गिवन है। एंगल APB की वैल्यू हमें पता करनी है डिग्रीज में। ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर है O। एक पॉइंट P है सर्कल से बाहर। यहां से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं PQ और PR। A और B 2 पॉइंट्स हैं PQ और PR पर। AB भी इस सर्कल पर टेंजेंट है। एंगल AOB हमें 50 डिग्री गिवन है। हमें एंगल P की वैल्यू यहां पर पता करनी है। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ऐसे ही ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज ये लाइन टेंजेंट है और इस पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करने वाली लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। सेम लॉजिक अगर हम यहां लगाएं, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको इस सेंटर से कनेक्ट करेंगे तो ये वाला हमारा एंगल क्या हो जाएगा
90 डिग्री। ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब भी हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। से इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है एम। तो कैन वी से ए क्यू इक्वल होगी किसके, ए एम के। ऐसे ही बी आर इक्वल होगी किसके, बी एन। नाउ इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं और इन दो ट्राइंगल्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। यहां पर ए क्यू ए एम के इक्वल है, एक एंगल 90 डिग्री है और ये इस सर्कल की रेडियस है, दैट इज ओ क्यू और ओ एम आपस में इक्वल हैं। दो साइड्स इक्वल हैं और बीच वाला एंगल अगर इक्वल हो तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसका मतलब है ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। लेट अस से ये एंगल थीटा अगर है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। नाउ ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा हमारा 50 माइनस थीटा। सेम लॉजिक यहां पर भी हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 50 माइनस थीटा। क्या हम ये पूरा एंगल पता कर सकते हैं, ये एंगल है थीटा, ये वाला एंगल बीच का जो है ये है 50 और ये वाला एंगल हमने निकाला है 50 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, दैट इज 100 डिग्री हमारा कौन सा एंगल आ गया है, एंगल क्यू ओ आर। नाउ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 180। अगर हम फोकस करें क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर पर तो इन दोनों का सम अगर 180 है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। क्यू ओ आर हमने 100 डिग्री निकाला है तो एंगल ए पी बी किसके इक्वल होगा 180 माइनस 100, या हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 80 डिग्रीज। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फंक्शंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एफ एक्स हमें डिफाइन किया गया है, जी एक्स डिफाइन किया गया है। हमें डोमेन पता करना है फंक्शन एच एक्स का, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ जी एक्स प्लस जी ऑफ एफ एक्स के इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, यानी क्या क्या वैल्यू ये नहीं ले सकता है। अगर प्राइमरीली हम देखें तो एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स ओवर 2x माइनस 1 के, यानी 2x माइनस 1 तो किसी भी हालत में 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, या x की वैल्यू 1/2 के इक्वल नहीं हो सकती है। चारों ही ऑप्शंस में x की वैल्यू 1/2 अलाउड नहीं है। ऐसे ही अगर हम gx को देखें तो यहां लिखा हुआ है x ओवर x माइनस 1, यहां पर x माइनस 1 0 नहीं हो सकता है, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती है। इन दोनों ऑप्शन में और इन दोनों ऑप्शन में भी x इक्वल टू 1 परमिसिबल नहीं है। हमें देखना है कि क्या इन दो के अलावा और भी कोई केसेस बन रहे हैं। एच एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ जी एक्स दैट इज एक्स ओवर एक्स माइनस 1 प्लस जी ऑफ एफ एक्स दैट इज एक्स ओवर 2x माइनस 1। नाउ एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस 1 हम आसानी से निकाल सकते हैं, जहां भी एफ एक्स में हमने x लिखा है उसे x ओवर x माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x ओवर x माइनस 1 माइनस 1। व्हाट अबाउट g ऑफ दिस वैल्यू, जहां जहां x लिखा है उसे x ओवर 2x माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा x ओवर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x ओवर 2x माइनस 1 माइनस 1। या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x, यह x माइनस 1 अल्टीमेटली x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया है 2x माइनस x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये x माइनस 1 है। ऐसे ही यहां भी 2x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1 ये हो गया है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x ओवर 2x माइनस x प्लस 1 प्लस x ओवर x माइनस 2x प्लस 1, या इसे हम क्या लिख सकते हैं x ओवर 2x माइनस x ये हो गया है x प्लस 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। यहां हम एलसीएम ले सकते हैं x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स। x ऊपर हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 कैंसिल तो ऊपर बचेगा एक तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कैंसिल तो ऊपर बचेगा x प्लस 1, x से x कैंसिल हो गया है, ये है 2, तो 2x ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो गया है एच एक्स। अगेन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स x की वैल्यू किसी भी हालत में -1 या
x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो 1 तो हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं, अब -1 भी नहीं हो सकता है। देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइटम विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹1650 is sold at a certain discount on a fixed mark price to earn a profit of 20% on the कॉस्ट प्राइस। यहां पर हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹1650, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो इससे 20% ज्यादा होगी। इसका 10% 165, तो 20% होगा 330। हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1980 रुपीज। ये सेलिंग प्राइस कब आई है? जब हमने मार्क प्राइस पर कोई डिस्काउंट दिया है। इफ द डिस्काउंट वॉज डबल्ड, द प्रॉफिट वुड हैव बीन ₹110। अभी प्रॉफिट हो रहा है 330 रुपीज का, हम चाहते हैं प्रॉफिट 110 रुपीज का हो जाए। दैट मीन्स हमें जो डिस्काउंट देना है वो 220 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा जितना डिस्काउंट हम पहले दे रहे थे। यहां पर इट इज गिवन कि जो डिस्काउंट है वो हमें डबल करना है। ये तभी पॉसिबल है जब ये जो डिस्काउंट हमें दिया गया है और ये जो एडिशनल डिस्काउंट हमें देना है ये इक्वल हो। तो यहां पर अगर 220 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा था तो मार्क प्राइस 2200 रुपीज थी, तो पहले 220 का डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस 1980 और तब प्रॉफिट 330। अगर ये डिस्काउंट डबल कर दें तो 440 का डिस्काउंट हो गया है, इसमें से 440 माइनस करेंगे तो जो नई सेलिंग प्राइस आएगी वो कॉस्ट प्राइस से 110 रुपीज ज्यादा होगी। द रेट ऑफ डिस्काउंट हमें पता करनी है इन परसेंटेज एट विच द प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्काउंट इज नियरेस्ट टू। वो सिचुएशन पता करनी है जहां पर अगर हम से x% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमें x% का क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। डिस्काउंट से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे? मार्क प्राइस दैट इज 2200 मल्टीप्लाइड बाय इतने परसेंट हमें कम करना है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x%। ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस एक तरीके से और निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस को इतना परसेंट इंक्रीज करके। कॉस्ट प्राइस है 1650 रुपीज, इसे हम इंक्रीज करते हैं बाई x%, तो ये हो जाएगा 100 प्लस x%। दोनों ही केसेस में सेलिंग प्राइस यहां पर है, इन्हें हम इक्वल कर सकते हैं। ये परसेंटेज साइन हम हटा सकते हैं, यहाँ एक जीरो से कैंसिल कर सकते हैं। दोनों ही नंबर्स डिविजिबल हैं किससे? 55 से, तो 55 3 टाइम्स, 55 4 टाइम्स। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 300 प्लस 3x इक्वल्स टू 400 माइनस 4x, या 7x इक्वल्स टू 100, या x इक्वल्स टू 100/7, या 14 2/7। तो कुल कितने परसेंट का डिस्काउंट देना होगा? 14 2/7% का। नियरेस्ट वैल्यू पूछी गई है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन कंसेप्ट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर्स का रेशियो हमें गिवन है फॉर लक्ष्मी एंड मीनाक्षी और ये है 2:3। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ लक्ष्मी टू एक्सपेंडिचर ऑफ मीनाक्षी ये है 6:7। यहां पर मीनाक्षी का एक्सपेंडिचर दोनों केसेस में कॉमन है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 7 है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे 3 से, तो 7 2 टाइम्स 14, 7 3 टाइम्स 21, और ये हो गया है 7 3 टाइम्स 21 और 6 3 टाइम्स 18। तो दो पर्सन हैं हमारे पास, लक्ष्मी और मीनाक्षी, एल और एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो हमने क्या लिखा है? 14:21। और इनकम ऑफ व्हाट? लक्ष्मी, और एक्सपेंडिचर ऑफ मीनाक्षी ये 21 है तो ये 18 होगा, तो इन दोनों का रेशियो 6:7 हो गया है। इफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज सेव्ड बाय लक्ष्मी एंड मीनाक्षी, तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो इनकी सेविंग्स हो गई है 4, इनकी सेविंग्स मुझे नहीं पता। द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज 4:9। अगर ये 4 है तो इसको 9 होना पड़ेगा। सेविंग्स कब होगी? जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो। सो दिस वैल्यू हैज टू बी 30, सो दैट 30 माइनस 21 करने पर क्या आ जाएगा? 9। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रेशियो ऑफ देयर इनकम्स, ये रेशियो हमें निकालना है। दोनों ही नंबर 6 से डिविजिबल हैं, 3:5। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का तरीका होगा हम ऑप्शंस का सहारा लें। A loan of rupees 1000 is fully repaid by two installments of rupees 530 and rupees 594 paid at the end of first and second year respectively. If the interest is compounded annually, then the rate of interest in percentage is. Now यहाँ पर 1000 rupees लोन है, आफ्टर 1 year 530 रुपीज रीपे किया गया है एंड आफ्टर 1 more year 594 रुपीज रीपे किया गया है और टोटल लोन जो है वो रीपे हो गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अगर हम ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं, लेट अस से 10%, तो एक साल में इस पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 100 रुपीज। एक साल बाद इसकी वैल्यू 1100 हो जाएगी। 530 रीपे कर दिया गया है, तो अब आउटस्टैंडिंग क्या बचेगी, 570 रुपीज। अब इस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा, वो है 57। तो अगर हम यहां पर इसमें 57 ऐड कर दें तो 627 रुपीज पे करने पर लोन रीपे माना जाएगा, पर पे 594 किया गया है। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी हालत में 10% नहीं हो सकती है। क्या ये 8% हो सकती है? 1000 का 8% होता है 80, तो यहां पर अमाउंट ड्यू होगा 1080। 530 रीपे कर दिया गया, तो बचा कितना है, 550। अब नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट इस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। इसका 8% होता है 44। 550 में 44 ऐड करेंगे तो 594 आ गया है और 594 ही पे किया गया था, लोन रीपे हो गया है। तो इमीडिएटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या मार्क कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन, दैट इज 8%। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम सिस्टमेटिकली करना चाहें तो लेट अस से रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%, तो एक साल के बाद ये जो 1000 रुपीज है ये R% बढ़ के कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस R%। परसेंटेज साइन हम हटा देते हैं, नीचे 100 लिख देंगे, ये 2 जीरो यहां पर कैंसिल हो गया है, तो ये हमारी वैल्यू होगी आफ्टर 1 ईयर। इतना अमाउंट रीपे किया जा चुका है, दैट इज 1000 प्लस 10R में से 530 रुपीज रीपे किया जा चुका है। तो अब नेट आउटस्टैंडिंग क्या बची है, 470 प्लस 10R। अब इस वैल्यू पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अगेन R%, तो ये वैल्यू भी R% बढ़ जाएगी। तो यहां आके ये वैल्यू क्या होगी, 470 प्लस 10R मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस R%। ये टोटल वैल्यू है जो यहां रीपे की जानी चाहिए, क्योंकि यहां 594 रुपीज रीपे किया गया है। अगर ये वैल्यू 594 के इक्वल हो जाए तो लोन रीपे माना जाएगा। यहां ये परसेंटेज साइन हटा दें तो नीचे 100 आएगा। यहां से भी एक जीरो हम हटा सकते हैं, यहां से भी एक जीरो और यहां से भी एक जीरो हटा सकते हैं। सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा R² प्लस 147R प्लस 4700 इज इक्वल टू 5940। इसको लेफ्ट साइड ले आए तो R² प्लस 147R माइनस 1240 दिस इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर हम कर सकते हैं, R प्लस 155 R माइनस 8 इक्वल्स टू 0। R की वैल्यू आएगी, एक तो माइनस 155, इसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं, और दूसरी वैल्यू आएगी 8, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।